हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम अनुपात एवं समानुपात से संबंधित विषयों को लेकर बात करने वाले हैं। इससे संबंधित तकरीबन 8 से 10 वीडियो बनेंगे, जिसको मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के सामने रखूंगा। जिसमें आज जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेसिक जानकारी जैसे कि अनुपात क्या है, मिश्र अनुपात क्या है, वर्गानुपात क्या है, वर्गमूलानुपात क्या है, घनानुपात क्या है, घनमूलानुपात क्या है। ये सभी अनुपात के कैटेगरी में आने वाले जो हैं कुछ विषय बिंदु पर हम बात करेंगे। उसके बाद समानुपात से संबंधित बात करेंगे। समानुपात है, वितरण समानुपात है, एवं प्रकार से। तो एवं प्रकार से हम इन सब का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 8-10 पार्ट का वीडियो तकरीबन बनेगा, तो मैं पार्ट बाय पार्ट जो चलूंगा वह मैं एकदम निचले स्तर से लेकर चलूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको एडवांस स्तर तक पहुंचाऊं, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा में बखूबी आप प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकें। मेरा एक और ध्यान रहेगा इस ओर कि मैं वीडियो को पार्ट वाइज इस रूप से डालूं कि टाइप बाय टाइप जो है मैं प्रश्नों को सेट करके आपके पास रखूं और उस पर चर्चा करूं, उसको बेसिक तरीके से बताऊं, और फिर टेक्निक की बात करूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको बड़े ही आसान तरीके से जल्दी कैसे बना पाएंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। तो हमारा जो विषय है अनुपात एवं समानुपात, हम सबसे पहले अनुपात अर्थात रेशियो की बात कर लें। तो अनुपात क्या है? अनुपात जब एक ही किस्म की दो राशियां को हम एक दूसरे में कितनी बार समाहित कर पाते हैं, अर्थात एक तुलना, एक संबंध का रूप जो हम देते हैं, एक तुलना जो करते हैं, यही अनुपात है। और अनुपात एक प्रकार का बट्टा भी है। जैसे मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, इस अनुपात की बात कर रहे हैं। तो अनुपात यदि मानिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए कुमार और बी कुमार हैं, और इसके पास यदि 1 रुपया है तो इसके पास 2 रुपया है, तो ये हम तुलना कर रहे हैं ए का बी के साथ, और हम इसको लिखते हैं 1:2 अर्थात 1:2। अर्थात ये जो है ए और बी का जो रेशियो है, ये तुलना कर रहे हैं। और तुलना हम इस रूप में करेंगे कि बी जो है, बी के पास जो धन है वह ए का दुगुना है, और इस रूप में भी कह सकते हैं कि ए के पास जो धन है वह बी का आधा है। ध्यान रखेंगे, हम इसको 1:2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अनुपात एक प्रकार का बाटा है। यानी यदि अनुपात 2:4 है तो हम उसको 2/4 यानी 1/2 लिख सकते हैं। अनुपात 5/3 है तो 5/3 लिख सकते हैं। तो अनुपात एक प्रकार का बटा है, अर्थात एक प्रकार का भिन्न है, क्योंकि हम इसको भिन्न भी कह सकते हैं। अब एक पॉइंट पर और आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए। अब एक क्या यदि भिन्न है, तो आप जानते हैं, आप शुरू से जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि हम समान संख्या से गुना करें अथवा समान संख्या से भाग दें, तो क्या भिन्न का मान परिवर्तित होगा? नहीं होगा, उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे यदि भिन्न 1/2 है, यदि मैं ऊपर भी 2 से गुना करूं, नीचे भी 2 से गुना करूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 दूनी 2, अब बटा 2 दूनी 4, 2/4। तो भिन्न का मान, चूंकि इसका वैल्यू 1/2 कहें या 2/4 कहें, तो इसका मान क्या है? एक जैसा ही है। यानी किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में हम समान संख्या से गुना करें या समान संख्या से भाग दें, तो भिन्न का मान क्या होता है? और परिवर्तित होता है। तो सेम टू सेम यदि हमारा अनुपात 1:2 है, तो मैं इसको इससे भी 2 में गुना करूंगा, इससे भी 2 से गुना करूंगा, यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। यदि मैं इससे 3 से गुना करूंगा तो 1 तिया 3, 2 तिया 6। ये सभी जो हैं, ये सभी समान हैं। यानी हम कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अधिक 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या यदि अनुपात के रूप में दिया रहे। 3 संख्या कहने का अर्थ क्या? ए है,
बी है, सी है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है, तो यदि मैं इसको दुगुना करूंगा तो मैं सबको दुगुना करूंगा तो अनुपात का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा चीज, महत्वपूर्ण बिंदु, मैंने एक लाइन और कहा कि अनुपात जो होता है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही किस्म की दो राशियां। अब एक ही किस्म की क्या? यदि मैं बात करूंगा संख्या पर, बात करूंगा तो संख्या पर, मैं यदि अब संख्या पर किस रूप से, मैं ये नहीं कहूंगा कि ए के पास 1 आम है तो बी के पास 2 रुपया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ए के पास 1 किताब है तो बी के पास 2 कलम है। यानी जब भी तुलना होगा वह एक जैसों में तुलना होगा। यदि वह चर राशि है तो चर के साथ तुलना होगा, वह अचर राशि है तो अचर के साथ तुलना होगा। उसके साथ इकाई भी जुड़ी होनी चाहिए। इकाई कहने का अर्थ क्या? उससे एक मूर्त रूप दिया जाना चाहिए कि आप 1 रुपया यदि है तो यहां भी रुपया के साथ तुलना करेंगे। ये यदि 1 रुपया है तो आप ये 5 किलोग्राम के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया अनुपात जो होता है, एक ही किस्म की दो राशियां को हम लेते हैं और हम एक दूसरे को कितनी बार समाहित कर पाते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका ही क्या है? अनुपात है। और याद रखेंगे ये पॉइंट कि ये अनुपात को हम किस रूप में लिख सकते हैं? बटा के रूप में लिख सकते हैं। ये एकदम आपको हमेशा याद रखना होगा। यदि 1:2 है, इसका अर्थ है वह 1/2 है। अब हम दूसरे बिंदु पर आ गए। दूसरा बिंदु हमारा क्या है? जरा देखें। दूसरा बिंदु है मिश्र अनुपात। मैं जितना भी चर्चा कर रहा हूं पहले, अभी अनुपात से संबंधित पॉइंट पर हम बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं समानुपात पर आऊंगा और समानुपात से संबंधित पॉइंट पर बात करूंगा। अब मिश्र अनुपात क्या है? मिश्र अनुपात अर्थात कंपाउंड रेशियो। क्या है कंपाउंड रेशियो? जब आपको कई अनुपात दे दिया जाए, जब कई अनुपात आपको दे दिया जाता है और इस अनुपात में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप समझ लें, तब हम परिभाषित करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे 2:3 है, एक अनुपात आपका ये दिया, दूसरा अनुपात दिया 5:6। 2 पर ही मैं बात करना चाह रहा हूं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये 2 अनुपात दिया गया है। अब इसको कहता है कि मिश्र अनुपात के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो मिश्र अनुपात में क्या किया जाता है कि इसका, देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इस अनुपात का ये पहला पद, ये दूसरा पद, इस अनुपात के लिए ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो पहले पद का गुणनफल और दूसरे पद का गुणनफल का जब अनुपात निकालते हैं, हम इसको मिश्र अनुपात के रूप में रख सकते हैं या अर्थात कहते हैं। अर्थात मिश्र अनुपात क्या है? मिश्र अनुपात कैसे कहेंगे? मिश्र अनुपात कहने का अर्थ है जब आपके पास कई अनुपात दिए गए हों तो उस कई अनुपातों में से पहले पद का गुणनफल और दूसरे पद के गुणनफल का जो अनुपात होता है वही मिश्र अनुपात होता है। तो यहां पर यदि आपको कहेगा 2:3 एवं 5:6 का मिश्र अनुपात क्या होगा, तो आप इसका पहला पद 2 और इसका पहला पद 5 बटा, चूंकि भिन्न ये आपका का दिया अनुपात एक प्रकार का बटा है, और उसके बाद 3 गुना कितना, ये 6, अर्थात आपने हल किया 5 दूनी 10 बटा 6 त्रिक 18, या आप काट भी यहां भी सकते हैं, 2 तिया 6, अब 5 इकाई 5 और 3 तिया 9, यहां भी काट सकते हैं। ये 5/9 अर्थात 5:9। यानी आपको यदि पूछा जाएगा कि 2:3 एवं 5:6 का मिश्र अनुपात क्या होगा, तो आप इसको इस तरह बनाएंगे। जरूरी नहीं आपके पास 2 अनुपात दिया जाए। मान लीजिए यहां पर 1:7:8 और बढ़ा देता, तो मैं फिर बनाता। कैसे? पहला पद 2 गुना दूसरा पद, ये पहला पद 5, इसके ये दूसरे अनुपात का पहला पद, और ये तीसरे अनुपात का पहला पद क्या है भाई? 7 है, बटा 3 गुना 6 गुना 8, 3 गुना 6 गुना 8। हल करते हैं, 2 तिया 6 और नहीं करता, 7 × 5 = 35 बटा 3 तिया 9 8 72। आपका 35 अनुपात जो 72 है, आपका यही क्या हो गया? मिश्र अनुपात हुआ। इन दोनों अनुपातों का मिश्र अनुपात हुआ। तो जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मिश्र समानुपात जब पढ़ाएंगे, तो इसका जबरदस्त रूप से आप यूज करेंगे। और कभी कभी प्रश्न आपको इस तरह का एग्जाम में दे दिया जाता है कि इन तीनों अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या है, तो आप बखूबी इसको बना सकते हैं।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी आपने अनुपात और मिश्र अनुपात के बारे में जाना। अब मैं वर्गानुपात की बात करूं। वर्गानुपात देखिए, अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर, पहले उदाहरण समझ लें तब आप इसका परिभाषा खुद ब खुद समझ जाएंगे। जैसे 3:9 है और मैं एक 3:9 और ले लूं, यानी कोई अनुपात है और मैं उसी अनुपात को उसी अनुपात के साथ मिश्र अनुपात के रूप में लाऊं, तो स्वाभाविक है आप समझिए, यदि कोई संख्या 5 है और 5 गुना 5 करूं तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं? 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं? यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाता है तो आप उसी संख्या में उसी संख्या से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो स्वयं उसी तरह यहां पर एक अनुपात है और जब उसी अनुपात के साथ मिश्र अनुपात करते हैं यानी मिश्रित करते हैं। अब मिश्रित कैसे करेंगे? अभी तो आपने सीखा है कि पहला पद और दूसरे पद, यानी पहला पद का गुणनफल बटा दूसरे पद का गुणनफल का जो अनुपात होगा वही मिश्र अनुपात होगा। तो यहाँ पर पहला पद 3, यहाँ भी पहला पद 3, तो 3 गुना 3, यहाँ 9 गुना 9, ये 9 के बदले मैं 4 ले रहा हूं। 4 गुना क्या? 4, तो ये क्या हुआ साहब? 3 स्क्वायर बटा कितना? 4 स्क्वायर। किस रूप में आया? वर्ग के रूप में आया, यानी वर्गानुपात हम इसी को कहते हैं। और परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं, जब किसी अनुपात को उसी अनुपात के साथ हम मिश्र अनुपात में परिवर्तित करते हैं तो वह दिए गए अनुपात का क्या होता है? वर्गानुपात होता है। अब आपने वर्गानुपात सीखा, अब वर्गमूला अनुपात क्या है? अब एक चीज बताइए, आपने अभी 5 का वर्ग क्या निकाला? 5 गुना 5 किया यानी 5 स्क्वायर बोला, और मैं कहूं यानी 5 का वर्ग क्या, यानी 5 स्क्वायर हम बोल सकते हैं। 5 गुना 5 उसी से गुना किया। मैं कहूंगा नहीं, उसी में आप परिवर्तित करें। अब जरा समझिए, यदि 5 गुना 5 स्क्वायर लिखिए या 25 लिखिए, जो लिखिए, और जब ये स्क्वायर इधर से आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में नहीं होगा क्या? यानी कहने का अर्थ है वर्गानुपात। अब डुप्लीकेट रेशियो मैंने डुप्लीकेट, उसका नकल मत सोच लीजिए, ये वर्गानुपात हुआ। और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया? यानी वर्गानुपात में है, उसको हम उसी रूप में लाएंगे। उसी रूप में लाएंगे अर्थात क्या करेंगे? हम उसका वर्गमूल करेंगे। तो यानी कहने का अर्थ यह है, जब इसी को ये 3 गुना 3 बटा 4 गुना 4 आदि 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर के रूप में था, तो इसका क्या अर्थ हुआ? 3 गुना 3 बटा 4 गुना 4 बराबर 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट में नहीं हो जाएगा क्या? और रूट में हो जाएगा तो दोनों पर रूट, यानी क्या आपका 3 और 3 बटा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो संख्या था उसका आपने क्या निकाला? रूट कर दिया। अर्थात वर्गमूलानुपात क्या हो गया? जब दिए गए जो अनुपात है हम उसको वर्गमूल के रूप में लाते हैं तो वह क्या हो जाता है? हमारा वर्गमूलानुपात हम उसको कहते हैं। यानी हमने 3:4 को वर्ग के रूप में लाया था, वर्गानुपात बनाया था, फिर जब हम उसको उसी के रूप में जाके परिवर्तित कर देते हैं तो वह वर्गमूलानुपात होता है। श्याम टू श्याम जब हम आगे बढ़े, श्याम वही प्रक्रिया, यहां पर स्क्वायर की बात है, यहाँ घनानुपात है। तो घनानुपात क्या? 2 बार करेंगे मिश्रण। अर्थात यहां पर जैसे 3:4 था तो एक बार 3:4, दूसरे बार 3:4 और एक बार और 3:4। क्योंकि आपको यदि मैं 3 का घन निकालने के लिए कहूंगा तो आप कितना बार गुना करेंगे? 3 को 3 बार लेंगे और गुना करेंगे, तो ये आपका 3Q होता है। तो इसी तरह फिर वही चीज, यानी दिए गए अनुपात में जब वही अनुपात को 2 बार और लेकर गुना किया जाता है, किस रूप में गुना किया जाता है? मिश्र अनुपात के रूप में निकालने के लिए गुना करना पड़ता है। अर्थात पहले पद का गुणनफल बटा दूसरे पद का गुणनफल, यानी 3 गुना 3 गुना 3 बटा 4 गुना 4 गुना 4, तो क्या हो जाएगा? 3Q बाय 4Q। अर्थात ये किस रूप में आया? घन के रूप में आ गया। तो आप इसी को कहते हैं घनानुपात।
यानी दिए गए अनुपात में जब हम दो बार और उसी अनुपात को लेकर मिश्र अनुपात के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वह क्या स्थिति है? घनानुपात की स्थिति है। और घन मूलानुपात क्या हो गया तब? फिर जब हम इसको इसी रूप में बदल देंगे, यानी 3q/4q को इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक रूट करना पड़ेगा, तो ये हमारा घन मूलानुपात की स्थिति बनेगी, यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की स्थिति बनेगी। तो आप यहां पर क्रमशः देख पा रहे हैं अनुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्ग मूलानुपात, घनानुपात, घन मूलानुपात अर्थात रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और अनुपात में ये आखिरी एक पॉइंट जो बचता है हमारा, विलोम या व्युत्क्रम अनुपात अर्थात इनवर्स रेशियो। ये क्या होता है? इनवर्स रेशियो यानी हम उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं, उलट देते हैं। जैसे यदि दो संख्या 2:3 के अनुपात में था और कहेगा इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो हम इसको 1/2 अनुपात 1/3 लिखेंगे। अब 1/2 अनुपात 1/3 यानी इसको 2/1 था, 3/1 था, हमने इसको पलट दिया। और इसको हल करने का क्या तरीका, ये भी सीखने लगे। आपने सीखा विलोम या व्युत्क्रम अनुपात अर्थात इनवर्स रेशियो सीख लिया। इनवर्स रेशियो क्या हो गया? जब दिए गए अनुपात को क्रमशः हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, अर्थात हम अंश के स्थान पर हर को भेज देते हैं और हर के स्थान पर हम अंश को भेज देते हैं। तो ये हमारा जो है इनवर्स रेशियो कहलाता है। तो यहां पर इसको अब हल करेंगे और हल करने का जो तरीका है, ये 2 और 3 का क्या लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हुआ 6। अब 2 जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं, आप उसी तरह 6 में 2 से भागा दीजिए 3, और 3 गुना 1 3, ठीक है। और उसी तरह 3 दूनी 6 यानी गुना 1 तो 2। तो ये आप इसको जो लिखेंगे, ये आपका 3 किस रूप में आया? 2 में। यह 2 गुना 3 का जो एलसीएम होगा क्रमशः उससे क्या करें आप? गुना कर दें। 2 तिया और 3 दूनी, 3 इकाई 3 और 1 दूनी 2। यही आपका क्या हुआ? विलोम या व्युत्क्रम अनुपात हुआ। तो अनुपात के बाद हम अब फिर देखते हैं समानुपात में कौन कौन सा पॉइंट आता है और उस बिंदु पर हम बात करते हैं। देखिए अब फिर आते हैं, हम समानुपात की बात करते हैं, यानी ये समानुपात संबंधित पॉइंट है। एक चीज मैं और बता देता हूं, अभी जो आपने अनुपात के बारे में जितने भी पॉइंट को जाना, अब इसका अर्थ ये नहीं कि अनुपात समाप्त हो गया, वो शुरू हुआ। मैंने सिर्फ आपको परिचय कराया है, उसमें कई प्रकार के सवाल आएंगे। यानी आपको A/B दे दिए जाएंगे, फिर B/C दे दिए जाएंगे और आपको पूछे जाएंगे A/B/C क्या होगा। एवं प्रकार से, और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उसके बाद ये सिर्फ मैं परिचय करा रहा हूं। यदि आपको अनुपात आ जाए, वितरण समानुपात शब्द आ जाए, व्युत्क्रमानुपात आ जाए, तो आप घबराएं नहीं। इसलिए मैं इन सब बिंदुओं पर पहला पार्ट में, इस वीडियो का पहला पार्ट में इन सब चीजों को क्या कर देता हूं, मैं एक परिचय करा देता हूं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे और टाइप बाय टाइप हम प्रश्नों के संग्रह को लेकर आपके पास आएंगे और उसको आपके सामने सोल्व करेंगे। तो लगातार आप बने रहें और देखें। तो आपका ये आपने पढ़ा था अनुपात से संबंधित पॉइंट, और अब जो पॉइंट जितना भी आ रहा है वो समानुपात से संबंधित पॉइंट है। अब समानुपात से संबंधित पॉइंट या प्रोपोर्शन, यानी क्या समानुपात है क्या? देखिए, समानुपात को जब आप 2 भागों में विभक्त करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पता चलता है कि समान अनुपात, अब समान अनुपात है भाई, तो इसका अर्थ समान, कोई भी समान यदि है तो 2 है तब तो समान है। तुलना किसी के साथ किया जा रहा है, और समानता की यदि तुलना हो रही है तो, और अनुपात में ये 2 अनुपात होंगे तब तो हम उसको समान या असमान कह सकते हैं। अर्थात वह क्या, एक अनुपात था 6:18 और दूसरा अनुपात था 8:24। अब आपको पूछा क्या ये दोनों अनुपात समान है क्या? तो आप जब इसको हल करते हैं तो ये आपका हो जाता 1:3 और ये भी आपका हो जाता 1:3। आप कहते हैं जी जी समान है। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात समान अनुपात का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि जब 2 अनुपात समान हो, इक्वल हो, तो यह समानुपात की स्थिति है। और इसको हम कैसे लिखते हैं जरा देखिए। आप यदि डीप, हमने शुरू में ही बताया था अनुपात क्या है, एक प्रकार का बाटा है।
तो यदि 6:18 तो 6/18 लिखते हैं, और 8:24 है तो 8/24 लिखते हैं। आपने हल किया है, 6 3 बार में कटेगा और 8 ये 24 3 बार में कटेगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं, ऊपर में 1/3, ये भी 1/3, अर्थात अनुपात एक प्रकार का भिन्न है, बटा है। आप जान रहे हैं इस चीज को, हमेशा याद रखेंगे। तो जब यहां पर आप हल करते हैं, इसको बनाते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या निकला? 1/3 बटा 1/3। तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि 6:18 जो है बराबर है 8:24 के, यानी समान है, यानी बराबर है। तो समझिए आप इसी चीज को, आप देखिए ये अनुपात, दो अनुपात बराबर है अर्थात समानुपात है। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 6:18 समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, यानी हम इसके बदले बराबर भी लिख के हल कर सकते हैं, यानी ये 8 किसके? 24 के। अब इसी में एक पॉइंट जान लें आप, क्या जान लें? मैंने अभी तुरंत कहा, आप शुरू से जानते हैं क्या? यदि मैं इसको 6/18, चूंकि अनुपात है तो बटा के रूप में लिख सकते हैं, ये समानुपात है तो बराबर दे सकते हैं, और ये 8/24 हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं शुरू से, तो आप तो शुरू से जानते हैं कि क्या गुना होता है, कोना कोनी गुना होता है कि नहीं होता है। यदि ये इस रूप में रहे, बराबर का बीच में चिन्ह रहे, तो इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना, यानी ये देखिए यदि ये कितने पद हो गए? 1 2 3 4, ये बाह्य, ये दोनों बाह्य पद हो गए। ये 6 और 24 बाह्य पद, और 18 और 8 क्या हो गया? अंदर वाला पद। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं उसी रूप में जब हल करते हैं तो क्या होता है? 6 गुना 24 बराबर क्या? ये 6 गुना 24 बराबर क्या? 18 गुना 8 के। अर्थात आप फार्मूला बना सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात समानुपात की जब स्थिति रहे, समानुपात की स्थिति रहे, यदि मैं कहूं कि ए अनुपात बी जो है समानुपात है C/D के, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि अनुपात में है तो इसको A बटा B लिख सकते हैं। समानुपात है तो क्या बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर। और C/D को क्या लिखते हैं? C/D। और जब आप हल करते हैं तो कोना कोनी तो सुबह जानते हैं कैसे गुना होता है, तो E गुना A गुना D, आप जानते हैं हल करते हैं बराबर होता है B गुना C के। तो जरा देखिए कि यहाँ पर A गुना D अर्थात बाह्य पद, दोनों क्या है भैया? बाह्य पद है। ये आपका बाह्य पद का बराबर किसके? बाह्य पद के गुणनफल किसके बराबर होगा? अंदर वाला पद के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो आपका एक फार्मूला क्रिएट हो गया, याद रखिएगा। और इस समानुपात की स्थिति होती है तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और इससे संबंधित आपको बहुत सारा प्रश्न आने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान में रखिएगा? अनुपात है तो बट्टा होता है, और समानुपात है तो बराबर होता है। ये दो बड़का चीज है, आपको इसको ध्यान में रखना है, तो आप कभी उलझेंगे नहीं। अब VBI पॉइंट है क्या? वितत समानुपात, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो बात कर रहे थे VBI पॉइंट है वितत समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप देखते हैं कि सिर्फ बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि वर्गाम ये आपका मध्यानुपात बराबर क्या होता है, तृतीयानुपात बराबर क्या होता है। तो यहाँ समझिए, सीखिए और क्रिएट कीजिए अपने से फार्मूला की वर्गानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है। तो यहाँ से इन दोनों फार्मूले को हम क्रिएट करेंगे। उसके पहले हम वितत समानुपात तो जाने, क्या वितत समानुपात क्या होता है? तो वितत समानुपात होता है जब एक ही किस्म की, ध्यान रखिएगा मैंने बोला एक ही किस्म की अर्थात क्या? आम है तो आम, कलम है तो कलम, किताब है तो किताब, सेब है तो सेब, रुपया है तो रुपया, माने एक ही किस्म का होना चाहिए। एक ही किस्म की 3 राशियां जब वितत समानुपात के रूप में हो, तो आप कहिएगा कैसे बताना? आप वितत समानुपात बताइए तो मैं फिर से सुना देता हूं आपको। एक ही किस्म की 3 राशियां
वितत समानुपात के रूप में हो। अब आपके पास दो क्वेश्चन आ गए दिमाग में। क्या दो क्वेश्चन? कि सब पहले तो वितत समानुपात समझाइए, वितत समानुपात क्या है। और दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा कि सर अभी मैंने जस्ट समानुपात पढ़ा था, समानुपात का अर्थ हुआ कि जब दो अनुपात होगा और समान रूप में होगा समानुपात होगा। अब एक अनुपात में दो पद, तो दो अनुपात होगा कितने पद? 4 पद। अब मैं यहां बोल रहा हूं 3 पद। ये कैसे होगा भैया? ये कैसे बनेगा? तब तो उसी चीज को समझना है। तो वितत समानुपात क्या होता है पहले समझे, तब मैं परिभाषा फिर से बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो वितत समानुपात जब एक ही किस्म की 3 राशियां हो, तो चलिए ठीक है, एक ही किस्म की मैंने 3 राशियां, 3 अचर पद मैंने ए, बी और सी ले लिया, जिसमें ए पहला पद है, बी दूसरा पद है और सी तीसरा पद है। अब वितत समानुपात क्या होता है? तो वितत समानुपात देखिए यहां पर क्या है, कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू चलता है। किस रूप में चलता है? ए अनुपात बी बराबर हो बी अनुपात सी के। जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ए अनुपात बी बराबर हो बी अनुपात सी के, बराबर हो सी अनुपात डी के, एक और पद रहता बराबर हो डी अनुपात एफ के। यानी इस तरह कंटिन्यू यदि चलता तो यही वितत समानुपात होता है। यहां मैंने 3 ही पदों को लेकर चर्चा किया है। यदि आप 4 पद होते डी तक और कहता आप वितत समानुपात के रूप में लिखिए इसको, तो क्या लिखते? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात क्या? डी। एक और पद होता एफ, एक और पद होता, हम लिखते बराबर क्या? डी अनुपात क्या? एफ। तो यही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, अर्थात वितत समानुपात की स्थिति है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर कितने पदों को लेकर बात कर रहा हूं? 3 पदों को लेकर बात कर रहा हूं। और 3 पदों में जब वितत समानुपात के रूप में लिखना हो तो हम लिखेंगे, यदि वह 3 राशियां एक ही किस्म की 3 राशियां ए, बी और सी है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? बी अनुपात सी के। तो ये वितत समानुपात के रूप में है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूड हुआ है। क्या कंटिन्यू हुआ है? कि ए बी, बी सी। तो आप क्या कर सकते हैं? वितत समानुपात में परिभाषा पढ़ता हूं, तब आगे बात करूंगा। एक ही किस्म की 3 राशियां जब वितत समानुपात के रूप में हो, अर्थात वह यदि 3 राशियां ए बी सी है, तो यदि ए अनुपात बी बराबर हो बी अनुपात सी के, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात हो बी अनुपात सी के, यहां बराबर को हम समानुपात लिख सकते हैं यार। तो ये कंडीशन, ये स्थिति हो तो यह वितत समानुपात की स्थिति होती है। तब आप फॉर्मूला बनाइए। क्या फॉर्मूला बनाइए? यदि आप जरा कल्पना कीजिए कि ए बी और सी दिया हो, जैसे समानुपात वाला जो क्वेश्चन था, मानिए 1 अनुपात, तो पीछे जा रहे 1 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 24। अब यहां तीसरा पद गायब कर दिया आपका। हालांकि मैंने पहले ही कहा था इन सब पर मैं प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, सिर्फ मैं परिचय करा देता हूं, क्योंकि यहां समझाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये पॉइंट लाया। तो आपको तो सीख लिए हैं। आप 2 तरीके से बना सकते हैं। 1/3 बराबर x बटा क्या? 24। कोना कोनी गुना होता है, शुरू से जमते हैं। तो 1 गुना 24 बराबर कितना? 3 गुना x, ये बराबर, तो x का वैल्यू ये 3 यहां आ जाएगा और x का वैल्यू क्या निकलेगा? 8। या आप कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, बाहर का बाहर से गुना कीजिए, 1 गुना 24 और बराबर अंदर का अंदर से गुना कीजिए, ये 3 यहां उठ के आ जाएगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा? तो इसी तरह जरूरी नहीं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो या तीसरा पद गायब कर दिया, यानी 4 पद में 3 पद दिया गया, एक तीसरा पद गायब करके आपको पूछ दिया क्या होगा, हल करके निकाल दिया आपने। हो सकता है ये दे दे 8, 24 गायब कर दे। हो सकता है कि 8 और 24 दे के 3 गायब कर दे। तो इसी तरह जब हम इस प्रश्न में आएंगे तो ये क्या हो गया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि हम ये 4, 6 और 9 मान के चले, तो क्या ये मैं यदि सजाऊं वितत समानुपात के रूप में, अर्थात 4/6 बराबर है 6/9 के। तो हल करके देख लेता हूं। 4/6 बराबर 6/9, 2 दूनी 2 तिया, 3 दूनी 3 तिया, 2/3 बराबर 2/3। अर्थात ये किस स्थिति में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की स्थिति में है।
अब समझिए, आपको यहां पर ये 6 गायब कर देता, ये 6 गायब कर देता। अब यहां पर देखिए, ए पहला पद है, बी बीच वाला पद है, मध्य वाला पद है, दूसरा पद है, और सी क्या है, तीसरा पद है। तो आपको बीच वाला पद गायब कर दिया, अर्थात यहां पर जो है बी गायब कर दिया, और कहा दुए को पद दिया, 4 9 दिया। जानबूझ के मैं दोनों रूप में समझा रहा हूं जो कि आप समझ पाए। और आपको बोला कि मध्यानुपात क्या होगा, तो आप मध्यानुपात वाला फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं। सिर्फ आपको बोला कि ए और सी का मध्यानुपात क्या होगा, अर्थात 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको यदि ए और सी का मध्यानुपात पूछा है तो यहां पर ए पहला पद है और सी क्या है, तीसरा पद है। यदि यहां पर 4 पहला पद है तो 9 क्या है, तीसरा पद है। इसी तरह कहेगा कि x और y का मध्यानुपात क्या होगा, तो x पहला पद है और y क्या है, तीसरा पद है। तो जब आप इसको सजाते हैं तो कैसे सजाएंगे भाई, इसको आप कुछ मान लें, p मान लें ना, तो आप लिखते थे a अनुपात b, तो b के बदला क्या लिखिएगा, p लिखिएगा। अब बराबर b अनुपात c, तो b का बदला क्या लिखिएगा, p अनुपात c। और जब इसको हल कीजिएगा तो अंदर गुना अंदर, अर्थात p गुना p तो p स्क्वायर ना, अंदर गुना अंदर p गुना p तो p स्क्वायर, अब बराबर a गुना c, a गुना c। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a पहला पद और b तीसरा पद है, तो p बराबर क्या हो गया, रूट अंदर ac। तो इसी तरह यदि आपको यहां पर इसको मिटा रहे हैं, आपको 2 पद, एक सपोज अलग पद a और b देता कि a और b का मध्यानुपात क्या होगा। अब समझिए, a क्या है यहां पर, पहला पद, अब b क्या है, तीसरा पद। देखिए इन प्रश्न में बताइए, यहां पर मत इसको इसके साथ मिला दीजिए, मैं ये अलग प्रश्न बोल रहा हूं कि a और b का मध्यानुपात क्या होगा। a पहला पद, अब b कौन पद, तीसरा पद। अब बीच वाला को x मान लीजिए, अब इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रूप में डालिए, यानी वितथ समानुपात के रूप में लाइए, तो a अनुपात f बराबर होगा x अनुपात क्या, b। और जब किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो अंदर गुना अंदर x गुना x स्क्वायर बराबर बाहर गुना बाहर, तो ab, x का वैल्यू क्या होगा, रूट ab, अर्थात मध्यानुपात बराबर क्या होता है, रूट ab। यहाँ पर b को आप दूसरा पद मत बुझिएगा, ये हम अलग क्वेश्चन बोले हैं, और ये अलग क्वेश्चन में जो है b क्या है, तीसरा पद, क्योंकि बीच वाला पद आपको याद करने के लिए कहा गया। अब एक सवाल यहां पर क्या है कि 4, देखिए 6 गायब कर दिया है, गायब कर दिए हैं, और आपको सवाल पूछेगा कि मध्यानुपात क्या है, किसका मध्यानुपात, 4 और 9 को। तो आप सूत्र नहीं जानते, फार्मूला नहीं जानते हैं, तो आपने इसको क्या माना, इसको x माना। तो आप लिखेंगे 4 का x के साथ वही अनुपात है जो x का 9 के साथ है। जब इसको हल करेंगे अंदर गुना अंदर, तो x स्क्वायर बराबर क्या, 4 गुना 9, यानी x बराबर रूट अंदर 4 गुना 9, यानी x बराबर कितना, रूट 36, अर्थात क्या, x बराबर क्या, 6। यही आपका गायब था, आ गया। अब वही आप सूत्र की सहायता से बनाते हैं, रट लेते हैं क्या, कि मध्यानुपात बराबर रूट ab, तो भाई इसको आप a इसको b मान के आप बना लेते हैं। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एकदम तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ही बात कर रहे हैं। अब मानिए कि आपका ये 6 दे दिया ना, ये आपका 6 दे दिया, ये गायब कर दिया, कौन गायब कर दिया, 9 गायब कर दिया। तो क्या पूछेगा, पूछेगा यही ना हो कि 4 और 6 का तृतीयानुपात क्या है, या यहां पर b दे देगा, तो पूछेगा c को गायब कर देगा और कहेगा a और b का तृतीयानुपात क्या। तो बनाइए, बनाने में क्या हाथ है, बनाइए। कैसे बनाएंगे, आप कहिएगा 4 का 6 के साथ वही अनुपात है जो 6 का, इसको x मान लीजिए, x के साथ, क्योंकि हम इसको वैल्यू निकाला, ये x माना है मैंने। और जब आप हल करेंगे तो अंदर गुना अंदर, तो 6 गुना 6 बराबर क्या, 4 गुना x,
x इधरे रहेगा, उसका वैल्यू निकालना है। 4 को नीचे लाएंगे तो 6 गुना 6 बटा 4 बराबर क्या होगा x। ये आपका 36/4 अर्थात क्या उत्तर आएगा 9 आ जाएगा। यही चीज यदि अचर पद में देकर आपको फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपको कहेगा a और b का तृतीयानुपात क्या होगा। तो हम ये तृतीयानुपात इसको क्या माना x, और x यदि माना है, x का वैल्यू निकालना है तो a अनुपात b समानुपात क्या b अनुपात x। तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर, तो b गुना b बराबर a गुना x। ये a इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर बाय a बराबर क्या होगा x। और ये x क्या है, तृतीय पद है, तृतीयानुपात है, तृतीयानुपात बराबर b स्क्वायर बाय a फॉर्मूला आप बनाते हैं। तो ये बहुत वीवीआई पॉइंट था। हालांकि इससे संबंधित यही 2 सवाल मुख्य रूप से आते हैं कि मध्यानुपात बराबर क्या होता है और तृतीयानुपात बराबर क्या होता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो आपका समानुपात क्या है, फिर मैं फिर बोल देता हूं, समानुपात से बहुत सारे संबंधित सवाल आने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो मेरा वीडियो आएगा टाइप बाय टाइप, इस वीडियो के लास्ट में मैं हम दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से टाइप आपको पढ़ने हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। तो आपने पढ़ा समानुपात, आपने पढ़ा बीटा समानुपात, आते हैं व्युत्क्रमानुपात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप इन 5 पॉइंट को देखने में भारी भरकम लग रहा है, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, एकांतरानुपात, अर्थात इन्वर्टेंडो, कंपाउंडेंडो, डिवाइडेंडो, कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो। ये कुछ ज्यादा मैंने कि भारी नहीं है, आप जिस तरह सुनते जाएंगे और आपका खत्म होते जाएगा। मैं एक ले लेता हूं, क्या, जैसे 4 राशियां हैं, a अनुपात b और वो समानुपात है c अनुपात b के, अर्थात ये कितनी राशियां हैं 4 राशियां। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ना कि आप a बटा b बराबर है c बटा d के, नहीं हुआ कि नहीं। आपको शुरू में बता दिए थे कि अनुपात माने बटा होता है, तो बटा के रूप में लिखे, समानुपात का अर्थ बराबर होता है। तो आगे तो आप जो है जब इसको हम पलटते हैं और इसको भी हम पलटते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा क्या, जरा देखिए तो। इसका इसको a गुना d, अभी क्या लिखेंगे a गुना d बराबर b गुना c, और जरा पलट दीजिए तो पलटते हैं, a बटा b है तो b बटा c, अब बराबर c बटा d है तो d बटा c। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, इसको हल करते हैं तो क्या होता है b गुना c बराबर c गुना d, नहीं ओ सॉरी ये a सॉरी a, ये a। तो आप जरा देखें कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क पड़ा पलटने से, यानी व्युत्क्रम कर दिए आप, व्युत्क्रम ये पढ़े थे, अनुपात में भी हमने पढ़ा था व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। तो वही चीज है, पलट दिया, a बटा b है तो b बटा a, c बटा d है तो d बटा c, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि b गुना c बोलिए या c गुना b बोलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी संक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि यदि 4 राशियां जिसमें a b अनुपात है और c और d का अनुपात है, ये दोनों अनुपात समानुपात के रूप में है, तो इसको मैं पलट भी देता हूं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पलटने के बाद इसी संक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। अब इसी तरह योगानुपात पर आते हैं। तो योगानुपात क्या, जरा देखें, हमारा इच्छा है कि इसमें +1 कर दें, इसमें भी +1 कर दें, योग 1 का कर दें, जरा देखते हैं क्या होता है। तो आप एक चीज बताइए कि आप तो जानते हैं कि यदि 2 आपका LHS और RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, और इसमें आप समान संख्या को जोड़े हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक इधर आ जाएगा, ये प्लस में था इधर -1 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इसको आप हल करते हैं तो हल करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, ये लघुत्तम होता है b, या फिर बटा 1, तो b में b से भागा दिया तो कुछ नहीं, 1 गुना a तो a, जो यहां पर क्या हो जाएगा 1 है या b, तो a b में 1 से भागा दिया b या गुना 1,
तो बी बराबर क्या, इसी तरह जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी जो डी बटा डी, तो इसी संक्रिया, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे में फर्क पड़ेगा, शुरू में बता दिए हैं कि हम ई ए को इधर ला जाके कटवा सकते हैं, यानी कहीं कोई मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात ए बटा बी को आपने ए प्लस बी बटा बी लिखा, और सी प्लस डी को सी बटा डी को आपने सी प्लस डी बटा डी लिखा। इसी संक्रिया को हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी संक्रिया को हम योगानुपात कहते हैं। सेम इसी चीज को हम क्या कहें, ये प्लस को हटा के माइनस कर दे, ये माइनस कर दे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा। तो इसी संक्रिया को हम जो है अंतरानुपात कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। अब देखिए, तो योगानुपात क्रिया, अंतरानुपात क्रिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब योगा अंतरानुपात यानी कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो, देखिए इसके पहले आपने निकाला था, इसके पहले जो निकाला था ए प्लस बी बटा बी, यदि ये प्लस का चिन्ह था तो ए और ये सी प्लस डी बटा डी, तो इसको पार्ट 1 मान लिया जाए, और जो दूसरा आपने निकाला था माइनस करते हुए, यानी ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी, इसको आप 2 पार्ट 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप विभाजित करेंगे ना, तो विभाजित करने का अर्थ क्या हुआ, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा देंगे, तो समीकरण 1 में भैया जैसे समीकरण 2 से भागा देंगे तो ए प्लस बी बटा बी, अब भागा ए माइनस बी बटा बी, तो भाग है तो गुना हो जाएगा, पलटेगा कि नहीं, अब पलटेगा तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो आप जब हल करेंगे तो होगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा क्या, सी माइनस डी। तो इस संक्रिया को जो किया, इसी संक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगा अंतरानुपात यानी कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो कहते हैं। अब एक अंतिम, मैंने कहा था शुरू में कि व्युत्क्रमानुपात और योगानुपात कोई बड़ा चीज, अंतरानुपात योगानुपात नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। तो आप अब एक अंतरानुपात में आए, जरा देखिए इसी को लिखने रहने दें, 4 राशि है, इस पर देखिए एकांतरानुपात अल्टरनेंडो, इसकी बात हम कर रहे थे, तो आपका वही सिचुएशन, 4 राशि है, तो यहां पर ए बटा बी बराबर सी बटा बी, तो क्या आप ए गुना डी बराबर बी गुना सी लिखेंगे कि कोना कोनी गुना, और जब ये होगा, हमने क्या किया, ए को स्थिर रखा, उधर से सी को ला लिया, इधर से डी को क्या किया, ये आपका बी ऊपर स्थिर रहा, डी को इधर नीचे कर दिया, तो क्या एकांतर चला गया, इसी को हम, इसी संक्रिया को हम एकांतरानुपात कहते हैं। क्लियर। तो आपने समानुपात, वितर समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात और एकांतरानुपात को देखा। जब आप अंग्रेजी में भी बोलना चाहेंगे तो प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इन्वर्टेंडो, कंपाउंडेंडो, डिवाइडेंडो, कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो और अल्टरनेंडो। अब इसके बाद 3 पॉइंट पढ़ा और हम बात कर दें, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप इसी में देखेंगे अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन, और मिश्र समानुपात यानी दोनों को मिला के मिक्सिंग करके जब किया जाता है तो कंपाउंड प्रोपोर्शन। सिर्फ आपके नजर में मैं दे दिया, इसका भी मैं वीडियो डालूंगा, एक उसका चैप्टर का नाम रहेगा मिश्र समानुपात, इससे संबंधित डीप से मैं इस पर चर्चा करूंगा और उसका वीडियो मैं बनाकर डालूंगा। सिर्फ मैं एक एक लाइन में इसे चर्चा कर देता हूं। अनुलोम समानुपात क्या है, जैसे कोई व्यक्ति 1 केजी सेब खरीदने के लिए गया, 50 रुपया लगाया, तो यहां पर 1 केजी सेब से यदि वह 2 केजी सेब लेगा तो स्वाभाविक है 50 रुपया से उसको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपया। अर्थात यदि आप सेब दुगुना खरीदते हैं तो आपको मूल्य भी दुगुना चुकाना पड़ेगा, तो सीधा संबंध स्थापित हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं अनुलोम समानुपात। यदि हम प्रतिलोम समानुपात की बात करते हैं तो क्या, उसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। आप एक मकान बनवा रहे थे, 10 मजदूर उस मकान को बनाने में 20 दिन लगाते हैं, 10 मजदूर उस मकान को बनाने में 20 दिन, और 10 मजदूर से जैसे ही आपने मजदूर 5 कर दिया, आधा कर दिया,
तो समझिए क्या दिन भी आधा लगेगा क्या? नहीं भाई, दिन दुगुना लगेगा। यानी मजदूर आपने 10 से 5 किया तो दिन क्या लगने लगा? उल्टा रिएक्शन हो रहा है। यानी यहां पर प्रतिलोम इनवर्स प्रोपोर्शन को ये स्थापित कर रहा है, अर्थात उल्टा संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये अनुलोम समानुपात का उदाहरण, ये प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण, और इसी को जब मिक्सिंग कर देगा ना प्रश्नों को तो वो मिश्र समानुपात का उदाहरण होगा। सिर्फ मैंने आपकी नजर में चर्चा किया, इससे संबंधित मैं वीडियो बनाकर आपको डालूंगा, और ये भी बड़ा मजेदार चैप्टर है। मैं समझाऊंगा कि आप इसको कैसे बखूबी ऐसे बिना टेंशन का आप किसी भी तरह के प्रश्नों को बनाएंगे। तो इस इंतजार करेंगे, मैं आगे इसका वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि आपका ये पार्ट वाइज, मैंने पहले ही कहा था 8-10 पार्ट में बन सकता है, तो पार्ट वाइज चलेगा आपका। पार्ट वाइज क्या? जैसे पहला टाइप रहेगा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात याद करना। जैसे आपको ए अनुपात बी दे देगा, बी अनुपात सी दे देगा, और आपको कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस पर आधारित प्रश्न होंगे, समानुपात पर आधारित प्रश्न होंगे, अनुपाती संख्या ज्ञात करना होगा, इस पर आधारित प्रश्न होंगे, अनुपातों का मान ज्ञात करना, इस पर प्रश्न होंगे, जोड़ एवं घटाव पर आधारित प्रश्न होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न होंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे, और कुछ विविध प्रश्न जो हो जाएंगे, जो छूट जाएंगे मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो ये सभी मैं टाइप बाय टाइप करके वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैं प्रोसेस के तहत बनाऊं, उसके बाद उसका टेक्निक, उसके ट्रिक पर बात करूं, जो कि आप प्रतियोगी परीक्षा में आसान तरीके से बना पाए। तो आप निश्चित रूप अगले वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वास्तव में अच्छा लगा, तो शेयर करें। शेयर करते हुए मेरे मनोबल को बढ़ाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे होगा क्या कि जो मेरा अगला वीडियो मैं जैसे ही डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बस आज यहीं तक।